जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं एपीकल्चर, जिसको हम मधुमक्खी पालन के नाम से जानते हैं। मधुमक्खी पालन के अन्य अन्य नाम होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम बात करें इसको बी कीपिंग के नाम से भी जानते हैं और इसको हम बी कल्चर के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों नाम काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। सीधा सीधा एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि एपीकल्चर या फिर बी कीपिंग किससे संबंधित होता है, तो ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। तो आइए अब हम अध्ययन के बिंदु देख लेते हैं कि हमें मधुमक्खी पालन के अंदर किन किन बिंदुओं का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन के बिंदु में करेंगे इसका सामान्य परिचय क्या होगा। सामान्य परिचय की बात करें तो जैसे हम बात करें इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण क्या होगा, इससे जुड़ी हुई तथ्यात्मक जानकारी कौन कौन सी होगी, या हम इसके इतिहास की बात करें उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। नंबर सेकंड में हम बात करेंगे इसके प्रमुख शब्दावली कौन कौन सी होती है। जैसे हम बात करें एब्सकॉन्डिंग क्या होता है, स्वेरिंग क्या होता है, डेथ पीरियड क्या होता है, ये उन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट बात करेंगे हम मधुमक्खियों की जितनी भी प्रजातियां होती है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो भी जानकारी है, कितना शहद प्राप्त होता है, उनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, उनसे संबंधित जो भी जानकारी होगी उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे इसके जीवन चक्र के बारे में, देखेंगे कि जो मधुमक्खी का जो जीवन चक्र होता है उसके अंदर कितनी अवस्थाएं होती है और उन अवस्थाओं में कौन कौन से पर्टिकुलर ऐसे पॉइंट है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। और इसके अतिरिक्त हम देखेंगे मधुमक्खियों का आर्थिक महत्व क्या होता है, कहाँ पर होता है। इसका लास्ट में हम देखेंगे मधुमक्खी के प्राकृतिक शत्रु कौन कौन से होते हैं। जैसे हम बात करें ग्रेटर वैक्स मौत हो गया, लेजर वैक्स मौत हो गया। इसके अतिरिक्त हम बात करें मधुमक्खियों के प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं। मधुमक्खियों के लास्ट में आ जाएंगे रोग। तो मधुमक्खियों के लगभग 10 रोग डिजीज होती हैं और एक होता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रमुख रोग की बात करें तो इसमें आता है, हम बात करते हैं जैसे सेक ब्रूडी डिजीज हो गई, यूरोपियन फाउल ब्रूडी डिजीज हो गई, हम बात करें नोसेमा डिजीज हो गई, ये कई सारी एक्राइन डिजीज हो गई, कई सारी डिजीज होती है जिनके बारे में हमको विस्तार से पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये प्रमुख हमारा अध्ययन के बिंदु रहेंगे। अब हम देखते हैं कि ये किन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई सा भी प्रतियोगी परीक्षा दीजिए, चाहे आप कॉलेज के अंदर है तो कॉलेज की प्रतियोगी कॉलेज की जो थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं उसमें भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप फिर जेट का दीजिए। फिर हम बात करें प्री पीजी से भी इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं। और जैसे हम बात करें AA हो गया, IBPS हो गया, AFO वाला हो गया, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी ये रहती है कि इंग्लिश मीडियम के अंदर ये नोट्स मिल जाते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के अंदर ये देखा गया है कि उनके प्रॉपर नोट्स नहीं मिल पाते हैं। तो वो प्रॉपर गाइडेंस की कमी की वजह से वो अपना सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो हमने ये एक प्रयास किया है कि जितना भी जैसे हम बात करें एपीकल्चर हो गया, सेरीकल्चर हो गया, लेक कल्चर हो गया, ये ऐसे कीट होते हैं जिनके बारे में प्रॉपर नोट्स नहीं मिल पाते हैं और इनसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम एक ऑथेंटिक मटेरियल के रूप में आपको यहाँ पर सेशन के अंदर आपको नोट्स उपलब्ध करवाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप भी इसको अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठेगा, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं मधुमक्खी का वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। जो एपीकल्चर जो होता है इसको हम हिंदी में मधुमक्खी पालन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन के नाम से इसको हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मधुमक्खी पालन के नाम से इसको हम जानते हैं। इन सभी का शाब्दिक अर्थ यही होता है, मधुमक्खी होता है, मधुमक्खी पालन ही होता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं एपीकल्चर के अंदर देखते हैं। सबसे पहले हम इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण देखते हैं कि वैज्ञानिक वर्गीकरण जो एक पर्टिकुलर एक कीट होता है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या हमें ध्यान रखनी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वर्गीकरण के बारे में। मधुमक्खी का यदि हम वर्गीकरण की बात करें साथियों यहाँ पर, तो हम पूरा इसका वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका संघ क्या होता है। सबसे पहले जो मधुमक्खी जो होती है उसका संघ क्या होता है, तो इसका संघ क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा हो जाएगा क्योंकि ज्यादातर जो कीट होते हैं उन सभी का जो संघ होता है वो क्या होता है? आर्थ्रोपोडा होता है। चाहे वो हमारे हानिकारक कीट हो, चाहे वो फिर लाभदायक कीट हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कीट होगा तो सबका संघ क्या हो जाएगा? हमारा आर्थ्रोपोडा। वर्ग की बात करें तो वर्ग कौन सा हो जाएगा इनका? इंसेक्टा। कौन सा हो जाएगा? इंसेक्टा। ये हमें ध्यान रखना है, इंसेक्टा हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम हेक्सापोडा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हेक्सापोडा के नाम से भी जानते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। हेक्सापोडा क्यों कहते हैं? तो इसके अंदर 6 टांगें पाई जाती हैं। ज़्यादातर जो कीट होते हैं उनके अंदर 6 टांगें पाई जाती है। तो हेक्सा का अर्थ हो जाएगा 6 और पोडा का अर्थ हो जाएगा टांगे हो जाएगा, ठीक है ना। 3 जोड़ी टांगें पाई जाती है और उनकी संख्या डबल होती है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है गण। मधुमक्खी की यदि हम गण की बात करें तो इसका जो गण होता है वो होता है हाइमेनोप्टेरा। क्या होता है? हाइमेनोप्टेरा होता है, ये हमें ध्यान रखना है।
हाइमेनोप्टेरा होता है और ये कृषि महत्व का गण होता है। जब मैंने आपको एंटोमोलॉजी के अंदर बताया था कि प्रमुख कृषि महत्व के जो गण थे उसकी ट्रिक मैंने बताई थी LDH² कोटीन, तो उसके अंदर मैंने हाइमेनोप्टेरा के बारे में भी बताया था, ठीक है ना। उसके बाद में आता है मधुमक्खी का कुल। मधुमक्खी का कुल की बात करें, सॉरी यहाँ पर हम वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। मधुमक्खी का संघ हो गया, वर्ग हो गया और गण हो गया। अब हम देखते हैं वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम, हालांकि ये जो वैज्ञानिक नाम है ये गण से ऊपर आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, कैसे भी लिखो लेकिन समझ में आना चाहिए। जो वैज्ञानिक नाम जो होता है वो क्या होता है, तो एपिस स्पीसीज होता है। मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, एपिस स्पीसीज। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्पीसीज शब्द इसलिए काम में लिया जाता है कि इसकी कई सारी डिफरेंट टाइप की प्रजातियां होती है, इसीलिए यहाँ पर स्पीसीज शब्द लिखा जाता है। जैसे हम बात करें सारंग मधुमक्खी हो गए, भंवर मधुमक्खी हो गए, डंबर मधुमक्खी हो गए हमारे, इसके अतिरिक्त हम बात करें छोटी मधुमक्खी हो गई, तो ये कई सारी इसकी मधुमक्खियों की प्रजातियां होती है, वो हमें ध्यान रखना, ठीक है। उनका भी हम देखेंगे, डिफरेंट टाइप का जो स्पीसीज होती है उनके बारे में भी। इसके बाद में आता है कुल। मधुमक्खियों का कुल क्या होता है, तो इनके वैज्ञानिक नाम के आधार पर इनकी फैमिली होती है जिसको हम एपीडी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एपीडी इनकी फैमिली होती है। उसके बाद में आता है इनका वंश आता है, वंश हो जाएगा। जैसे हम बात करें इनका वंश क्या हो जाएगा, तो एपिस इनका वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एपिस इनका वंश हो जाएगा। और जाति की बात करें, इनकी जाति क्या हो जाएगी, स्पीसीज क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर इनकी जो स्पीसीज जो होती है, जैसे हम बात करें पर्टिकुलर अगर हम वैज्ञानिक नाम की बात करें तो जैसे सारंग मधुमक्खी जो होती है, उस सारंग मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है एपिस डोरसाटा होता है। क्या होता है, एपिस डोरसाटा। तो वैज्ञानिक नाम तो हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी वंश तो हो जाएगा एपिस, और यहाँ पर मैं जो जाति जो लिख रहा हूँ वो किसकी लिख रहा हूँ, डोरसाटा। क्या लिख रहा हूँ, डोरसाटा, क्योंकि यहाँ पर मैंने समझाने के लिए यहाँ पर केवल डोरसाटा लिखा। और ये जो वैज्ञानिक नाम होता है एपिस डोरसाटा, ये किसका होता है, यहाँ पर लिख देते हैं सारंग मधुमक्खी का होता है। किसका होता है, सारंग मधुमक्खी का, ठीक है ना। सारंग मधुमक्खी जो होती है उसको हम एपिस डोरसाटा के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना। इसे केवल इसके समझाने के आधार पर लिखा है, बाकी यहाँ पर अगर पर्टिकुलर हम अकॉर्डिंग टू वर्गीकरण के आधार पर बात करें, इसके आधार पर, तो यहाँ पर शब्द आना चाहिए था स्पीसीज। क्या आना चाहिए था, स्पीसीज, जिसके अंदर फिर आ जाता हमारा डोरसाटा आ जाता, फ्लोरिया आ जाता, इंडिका आ जाता, मेलिपोन आ जाता, वो सारे शब्द कहाँ पर आ जाते हैं, स्पीसीज के अंदर आ जाते हैं। ये इसका पूरा का पूरा वर्गीकरण यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है, ठीक है ना। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो वैज्ञानिक वर्गीकरण हो गया। अब हम इसके अंदर देखते हैं पर्टिकुलर इंसेक्ट का अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो मधुमक्खी का जो कीट होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और जो वो वैज्ञानिक आधार पर होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। और हालांकि जो अब मैं यहाँ पर आपको वैज्ञानिक तथ्यात्मक जानकारी जो देने वाला हूँ, ये सभी मैंने आपको पहले भी बता दिया था जब हमने एंटोमोलॉजी का पूरा सेशन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैंने फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी पढ़ाया था। उसके अंदर सारी की सारी चीजें आ गई थी, लेकिन अब हम पर्टिकुलर इंसेक्ट का अकॉर्डिंग देखते हैं कि पर्टिकुलर इंसेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैं छोटा सा एक डायग्राम बना रहा हूँ इंसेक्ट का, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ये हमारा क्या होता है, सिर होता है, ये इसका वक्ष वाला भाग होता है, और ये इसका क्या होता है हमारे, ये इसका मुख्य रूप से हमारे उधर वाला भाग होता है। जो सिर जो होता है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर श्रृंगिका पाई जाती है, आंखें पाई जाती हैं, मुखांग होते हैं। ये सभी के सभी कहाँ पर होती हैं, मुख्य रूप से हमारे सिर के अंदर होती हैं। और ये जो वक्ष वाला जो भाग होता है, वक्ष के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ये 3 खंडीय होता है। और वक्ष के अंदर मुख्य रूप से हमारी क्या होती है, टांगे पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, टांगे पाई जाती हैं, 3 जोड़ी तो टांगे होती हैं इनके अंदर। और जो पंख जो होते हैं वो कितने, 2 जोड़ी पंख होते हैं, वो इस प्रकार से 2 जोड़ी पंख होते हैं, ठीक है ना, 2 जोड़ी पंख होते हैं। और जो उदर जो होता है, उदर के अंदर क्या पाया जाता है, मुख्य रूप से हमारे जो नर जननांग और मादा जननांग जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, उदर वाले खंड में पाया जाता है। वो लास्ट वाला जो खंड होता है उसमें क्या पाया जाता है, डंक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डंक पाया जाता है, जिसको हम ओविपोजिटर के नाम से जानते हैं। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये मधुमक्खी का कीट मान लीजिएगा। अब हम इसके आधार पर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है जो परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिर के बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में देखते हैं, सिर के बारे में हम अध्ययन करते हैं। सिर के अंदर जो मैंने अभी बताया कि सिर के अंदर क्या क्या होता है, एक तो मुखांग होते हैं, इसके श्रृंगिका होती है, संयुक्त तो आंखें होती है, वो सारी की सारी होती है। तो सबसे पहले हम बात करें सिर का, तो सिर का जो प्रकार होता है वो कौन सा प्रकार का होता है, तो हाइपोग्नेथस प्रकार का होता है। हाइपोग्नेथस प्रकार का जो सिर होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, मधुमक्खी के अंदर पाया जाता है। जब मैंने आपको सिर के बारे में पढ़ाया था एंटो के अंदर, तब मैंने 3 प्रकार के सिर बताए थे। उसकी ट्रिक मैंने बताई थी HPO। H से हो जाएगा हमारे हाइपोग्नेथस,
और ओ से हो जाएगा हमारे ओपिस्थोग्नेथस, और पी से बात करें तो पी जो होता है ये वाला जो होता है ये हमारे जो बीटल्स जो होते हैं उनके अंदर ये हमारे सिर पाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इतना सा याद रखना है, जो मधुमक्खी जो होती है उसके अंदर सिर कौन सा होता है, तो हाइपोग्नेथस प्रकार का सिर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं सिर के अंदर वो क्या क्या होता है, इसके अंदर क्या पाई जाती है, श्रृंगिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, श्रृंगिका पाई जाती है, जिसको हम एंटीना के नाम से जानते हैं। तो जो मधुमक्खी जो होती है उसके अंदर कौन सी एंटीना पाई जाती है, जेनिकुलेट प्रकार की पाई जाती है। कौन सी, जेनिकुलेट प्रकार की एंटीना किस में पाई जाती है, तो वो मधुमक्खी में पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर, और हम बात करें इसके मुखांग कैसे होते हैं। मधुमक्खी का जो मुखांग होते हैं वो कैसे होते हैं, तो इसके जो मुखांग होते हैं वो च्युइमिंग, इसके जो मुखांग होते हैं वो च्युइमिंग एंड लैंपिंग टाइप के होते हैं। इसके जो मुखांग होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, च्युइमिंग एंड लैंपिंग टाइप के इसके मुखांग होते हैं, ये हमें ध्यान रखना। तो साथियों हम बात करें पंख, मधुमक्खी के अंदर जो वक्ष होता है, वक्ष के अंदर जो पंख पाया जाता है, इसके अंदर हमें ध्यान रखना है मधुमक्खी का जो पंख होते हैं यहाँ पर एक संयोजी उपकरण पाया जाता है। हालांकि संयोजी उपकरण क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने कीटों के बारे में विस्तार से बताया था, तब मैंने बताया था सभी जो जितने भी हमारा कीट होते हैं, इन सभी कीटों के अंदर किसी में 2 जोड़ी पंख होते हैं, किसी में 1 जोड़ी होते हैं, लेकिन जिनके अंदर 2 जोड़ी पंख होते हैं वो आपस में जब उड़ते हैं तब दोनों पंख एक साथ ऊपर जाते हैं और दोनों पंख एक साथ नीचे आते हैं। तो किसी न किसी उपकरण के द्वारा जुड़े होते हैं, जिनको हम कपलिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो मधुमक्खी के अंदर जो कपलिंग डिवाइस होते हैं वो कौन सा होता है, ह्यूमिलाई होता है। कैसा होता है, ह्यूमिलाई टाइप का होता है। किस टाइप का होता है, ह्यूमिलाई टाइप का होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ये ह्यूमिलाई किस प्रकार की संरचना होती है ये मैंने पहले बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये मान लीजिए हमारे मधुमक्खी का ये अग्र पंख है, और इसी प्रकार से ये मान लीजिए मधुमक्खी का पश्च पंख। तब ह्यूमिलाई में क्या होता है, जो अग्र जो पंख होते हैं, अग्र पंख की जो निचली भित्ति होती है पंखों की, वहां से कुछ इस प्रकार से हुक जैसी संरचना निकलती है और वो नीचे के पंखों को आकर जोड़ देती है, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करें, ये जो मधुमक्खी का पश्च पंख के ऊपर वाली जो भित्ति होती है ये पंखों की, इससे कुछ इस प्रकार से संरचना निकलती है और वो ऊपर वाले जो पंख होते हैं उनको जाकर इस प्रकार से जोड़ देते हैं। अब ये दोनों आपको दिख रहे होंगे, ये इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ये दोनों इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो अब क्या होगा, पंख जब भी ऊपर जाएंगे तो दोनों एक साथ जाएंगे और नीचे आएंगे तो दोनों एक साथ में नीचे आएंगे। इसी को बोलते हैं हम ह्यूमिलाई के नाम से जानते हैं, और ये किस में पाया जाता है, मधुमक्खी के अंदर पाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना। केवल डायग्राम के आधार पर आप आसानी से याद रख सकते हो। बाकी अगर आप देखना चाहते हो कि किस कीट में किस ऑर्डर के अंदर किस प्रकार का संयोजी उपकरण पाया जाता है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है हमने। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी एंटोमोलॉजी की, उसके अंदर आप जाकर देख सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, जो वक्ष होता है उसके अंदर एक तो हमारे पंख उपस्थित होते हैं और दूसरा होता है इसके अंदर टांगे उपस्थित होते हैं। तो मधुमक्खी की बात करें, मधुमक्खी में टांगे कैसी होती है, तो इसके अंदर फोरेजियल प्रकार की टांगे होती है। कैसी होती है, मधुमक्खी में जो टांगे जो होती है, लेग्स जो होती है, वो किस प्रकार की होती है, फोरेजियल प्रकार की लेग्स होती है। फोरेजियल प्रकार की जो लेग्स होती है इनको हम एक और नाम से जानते हैं, पोलन कलेक्टिंग लेग्स के नाम से भी हम इनको जानते हैं। पोलन कलेक्टिंग लेग्स के नाम से भी जानते हैं, यानी पोलन का अर्थ होता है पराग, कलेक्टिंग का अर्थ होता है एकत्रित, पराग एकत्रित करने वाली टांगे। किस कीट की विशेषता होती है, तो ये मुख्य रूप से हमारे किसके अंदर पाई जाती है, मधुमक्खी के अंदर पाई जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ तक आया होगा समझ में। जो ये फोरेजियल प्रकार की जो टांगे होती है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इन्हीं की सहायता, इन्हीं टांगों की वजह से जो श्रमिक जो होते हैं वो मधुमक्खी के अंदर परागण की क्रिया करते हैं। अगर ये टांगे नहीं होगी तो किसी भी कीट के अंदर, सॉरी किसी भी फसल के अंदर परागण की क्रिया इम्पॉसिबल है, और उसके बाद में भोजन बनाएगा नहीं, और जो मनुष्य इस धरती पर जो विषमपोषी जीव होता है वो उसको खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा, और आने वाले समय में धीरे धीरे सभी यहाँ से विलुप्त होते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि फोरेजियल प्रकार की टांगों से क्या होता है, मधुमक्खी की सहायता से फसलों में परागण होता है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा उदर की बात कर लेते हैं। जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब हम बात करें उदर की बात करें, तो उदर में मुख्य रूप से क्या होता है, इसके अंदर हमें 2 चीजें याद रखनी है। एक तो आता है इसके अंदर वक्ष का जो अंतिम जो खंड होता है, ये वाला जो खंड होता है, फर्स्ट वक्ष 3 खंडों से मिलकर बना होता है। तो ये जो तीसरा जो खंड होता है वक्ष का, और उदर का जो प्रथम खंड होता है, ये वाला हमारा उदर हो गया।
ये वाला वक्ष हो गया और ये वाला क्या हो जाता है हमारा सिर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो उदर का जो पहला खंड और जो हमारे वक्ष जो होता है उसका तीसरा जो खंड होता है, ये दोनों आपस में मिले हुए रहते हैं। ये दोनों क्या रहते हैं, इस प्रकार से आपस में मिले हुए रहते हैं और इनमें विभेद कर पाना मुश्किल होता है। तो उससे विभेद कर पाना मुश्किल होता है, तो उस विषय जब विभेद नहीं हो पाता है तब उसे एक विशेष नाम दिया जाता है। तब उसे क्या नाम दिया जाता है, विशेष नाम दिया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम प्रोपोडियम के नाम से जानते हैं। तो प्रोपोडियम क्या होता है, जब वक्ष का यहां पर मैं लिख देता हूं अंतिम खंड, वक्ष का तो कौन सा खंड होगा, अंतिम खंड, प्लस उदर का कौन सा खंड होगा, प्रथम खंड, फर्स्ट खंड में विभेद कर पाना मुश्किल हो जाता है, तब ऐसी इस विशेष प्रकार की संरचना को किस नाम से जानता है, प्रोपोडियम के नाम से जाना जाता है। तो सीधा सीधा प्रश्न आता है प्रोपोडियम किससे संबंधित होता है, तो मधुमक्खी से। और इसमें क्या होता है, तो वक्ष का अंतिम खंड होगा, उदर का पहला खंड मिले हुए रहते हैं, तो उसे हम प्रोपोडियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये तो हो गए हमारे प्रोपोडियम जिसके अंदर वक्ष और उदर दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, वक्ष का पहला वाला भाग, तो ये जो पहला खंड यहां तक था ना, ये वाला पूरा भाग, इसे हमने क्या नाम दिया था, प्रोपोडियम। ये वाला जो पूरा भाग दिखाई दे रहा है इसको तो हमने प्रोपोडियम नाम दिया था। लेकिन बाद का जो बचा हुआ जो उदर का खंड रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम गैस्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गैस्टर के नाम से जानते हैं। जो उदर का जो यहां पर हम लिख सकते हैं प्रोपोडियम, जिसमें हम लिख सकते हैं उदर के फर्स्ट खंड के बाद का भाग, ठीक है ना, के बाद का भाग हो जाएगा उदर के खंड। तो प्रोपोडियम के बाद का भाग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गैस्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो 6 शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, पहला हो जाए श्रेणीबद्ध, जेनिकुलेट, मुखांग, इसके अंदर चबाने व चाटने वाले होते हैं, वक्ष में संयोजी उपकरण कौन सा, ह्यूमिलाए, फोरेजियर और प्रोपोडियम और गैस्टर। ये 6 शब्द जो लिखे हुए हैं ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे निश्चित ही परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। इसी के साथ में हमारे मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण होता है और साथ में इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें होती है वो हमारे कंप्लीट होती है। और एक आपने देखा होगा, जब भी मधुमक्खी हमारे काटती है तो डंक मारती है। वो डंक कहां पर पाया जाता है, तो वो डंक पाया जाता है लास्ट वाला जो सेगमेंट होता है ना, वहां पर पाया जाता है। और इस डंक को हम इंग्लिश में स्टिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्टिंग के नाम से जानते हैं। और ये जो डंक जो होता है ये किस में रूपांतरित होता है, तो ओवी पोजिटर में रूपांतरित होता है। ओवी पोजिटर, ठीक है ना, में रूपांतरित हो जाता है। किस में रूपांतरित हो जाता है, ओवी पोजिटर में रूपांतरित हो जाता है। तो इस डंक कहां पर पाया जाता है, मधुमक्खी का जो बिल्कुल उधर वाला जो लास्ट वाला जो भाग होगा वहां पर ये डंक पाया जाता है। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारा पहला जो टॉपिक था मधुमक्खी का वैज्ञानिक वर्गीकरण और उससे संबंधित जो भी बातें थी वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होती है। और छोटी मोटी जो भी बातें थ्योरी है जो आप खुद बुक से देख लेना, बाकी मैंने यहाँ पर समझा दिया अच्छे से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इससे जुड़ी हुई मधुमक्खी पालन से जुड़ी हुई प्रमुख कई सारी शब्दावली आती है, उन शब्दावलियों के बारे में देखते हैं। वो शब्दावली काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, उनसे भी कई बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं प्रमुख शब्दावलियों के अंदर शब्दावलियां। ये जो शब्दावली होगी, ये शब्दावली हर एक शब्दावली इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इनसे निश्चित ही एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछ ले जाते हैं और वो शब्दावली हमें समझ में आनी चाहिए सबसे पहले। तो मैं दो शब्दावली हम एक साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड थोड़ा छोटा है और उन शब्दावलियों को समझ में थोड़ा डायग्राम के माध्यम से या फिर कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे। तो मधुमक्खियों को सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जो जाती है, वो जब जाती है तो 2 कारणों से जाती है और उन दोनों कारणों को हम अलग अलग शब्दों के नाम से जानते हैं। तो पहला वो शब्द समझते हैं। एक शब्द आता है एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग पहला शब्द आता है कौन सा साथियों, एब्सकॉन्डिंग। और दूसरा आता है स्वेरिंग, स्वेरमिंग, ठीक है, स्वेरमिंग। इसको हम हिंदी में प्रवास के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसको हम प्रवास के नाम से जानते हैं। अब ये जो दोनों शब्द होता है, इन दोनों शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। मधुमक्खी का क्या कहलाता है, एब्सकॉन्डिंग कहलाता है और स्वेरमिंग या फिर प्रवास कहलाता है। लेकिन वो किन कारणों की वजह से जाती है उसके आधार पर इनको अलग अलग नामों के आधार पर जाना जाता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना।
दोनों अगर पूछे कि एब्सकॉन्डिंग में क्या होता है और स्वर्मिंग में क्या होता है, तो वन लाइन में बता देना है कि मधुमक्खी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, एब्सकॉन्डिंग कहलाता है, और वही क्या कहलाता है, हमारा स्वर्मिंग कहलाता है। लेकिन इन दोनों में माइनर डिफरेंट होता है कि इन कारणों से जाती है, उसके आधार पर इनका अलग अलग विभाजन किया जाता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि किन किन कारणों से एब्सकॉन्डिंग हो सकती है और किन किन कारणों से हमारा स्वर्मिंग या फिर प्रवास हो सकता है, वो हम देखते हैं। तो उसका सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं कि एब्सकॉन्डिंग में क्या होता है। तो इसमें मैं केवल एक शब्द लिख रहा हूं, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा और फिर मैं इसको और आसान भाषा में समझा दूंगा। एब्सकॉन्डिंग में क्या होता है, तो मधुमक्खी का जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है वो किसकी वजह से जाती है, अचानक से जाती है, अचानक से जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, एब्सकॉन्डिंग कहते हैं। अब वो अचानक से किस प्रकार से जाती है वो अभी मैं बताऊंगा आपको। अचानक से जाना, ठीक है, अचानक से जाना क्या कहलाता है, एब्सकॉन्डिंग कहलाती है, ये हमें ध्यान रखना। और स्वर्मिंग में क्या होती है, तो अपनी इच्छा से जाना, इच्छा से जाना, ठीक है, इच्छा से जाना क्या कहलाता है, स्वर्मिंग कहलाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें, यहाँ पर एक और शब्द लिख सकते हैं, बिना इच्छा के जाना, ठीक है, अचानक से या फिर बिना इच्छा के जाना, बिना इच्छा के जाना, बिना इच्छा के जाना क्या कहलाता है, एब्सकॉन्डिंग कहलाता है। अब ये होता कैसे वो समझ लेते हैं। एब्सकॉन्डिंग और स्वर्मिंग को समझने के लिए हम गांव में चलते हैं। गांव में कल्पना कीजिए कि हमारे 4-5 लोगों की मंडली बैठी हुई है और वो मधुमक्खी पालन, या फिर गांव में आपने देखा होगा छोटे मोटे जो हमारे झाड़ियां वाड़ियां जो होती है वहां पर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ, उसमें मधुमक्खी बैठी है। तब होता क्या है कि जो 4-5 जो गांव के जो छोटे छोटे छोरे होते हैं या फिर जो बड़े जो लोग होते हैं, उनको इच्छा हुई कि शहद खाने की इच्छा हुई, तब वो क्या करेंगे, जैसे ही उनको पता चलेगा कि गांव के इस किनारे के पास में, झाड़ियों के पास में मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, वहां पर जाएंगे और एकदम से अचानक से मान लो किसी झाड़ी के ऊपर वो छत्ता लगा हुआ है जिसके अंदर मधुमक्खी भी बैठी है, और वो क्या करेंगे, 4-5 लोग क्या करेंगे, जाकर अचानक से जाकर उस जो मधुमक्खी का छत्ता उसको तुरंत इस प्रकार से खींच के लेके आ जाएंगे। जैसे खींच के लेके आए, मधुमक्खियां उड़कर भाग गई। इसे क्या कहते हैं, एब्सकॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्सकॉन्डिंग कहते हैं, यानी अचानक से भागना क्या कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एब्सकॉन्डिंग कहलाता है। या फिर उनकी इच्छा नहीं थी फिर भी वो भाग के चले गए। और ये सब घटना आपने देखी भी होगी कि जैसे मनुष्य के द्वारा कोई भी मधुमक्खी का छत्ता इस प्रकार से तुरंत खींचा जाता है, मधुमक्खियां उड़कर भाग जाती है और वो भी छत्ता लेकर भाग जाता है, क्योंकि ये नहीं हो कि वो मधुमक्खियां भाग के जा रही है वो हमारे खुद के पीछे पड़ जाए तो मधुमक्खी हमें काट खाएगी। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। अगर इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अचानक से कहते हैं, यानी कि अचानक से हमने क्या किया, छत्ते के पास में कोई लकड़ी जो थी जिस पर वो लगी हुई थी उसको तुरंत लेकर इस प्रकार से तुरंत खींचा, तो वो तो हमारी क्या कहलाती है, एब्सकॉन्डिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, एब्सकॉन्डिंग कहलाती है। ये हमें ध्यान रखना। आ गया होगा समझ में कि एब्सकॉन्डिंग में क्या होता है, अचानक से चली जाती है। आ गया समझ में। इसी प्रकार अब हम दूसरा समझते हैं, स्वर्मिंग में क्या होता है। स्वर्मिंग में क्या होता है कि मधुमक्खियों की जब संख्या क्या होती है, छत्ते में बढ़ती जाती है। इसको ऐसे समझिए कि पहले हमारे परिवार में हम बात करें लगभग 3 से 4 सदस्य थे, लेकिन लगभग 20 साल बाद, 25 साल बाद में उसी घर के अंदर, पहले हमारा जो घर था वो उसमें मान लो 2 से 3 कमरे थे, लेकिन 2 से 3 कमरे थे और उस घर में रहने के लिए जो 3 से 4 जो सदस्य थे उनके लिए वो सफिशिएंट थे। लेकिन लगभग 20 वर्ष बाद, 25 वर्ष बाद में क्या हुआ, उस घर में 4 सदस्यों से बढ़कर सदस्यों की संख्या 12 सदस्य हो गए। अब स्थान होगा वही है, सदस्यों की संख्या बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली है कि किसी न किसी को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, जो पुरानी जो मधुमक्खी होती है वो एक स्थान से छोड़कर अपने कुछ सदस्यों को लेकर नए स्थान पर चली जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, स्वर्मिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्वर्मिंग के नाम से जानते हैं। और ये सब जनरली कैजुअली आपने सबने गांवों में भी देखा होगा कि जब घर का बंटवारा होता है तो किसी के तो जबरदस्ती हो जाता है और किसी के में क्या होता है, अपनी इच्छा के अनुसार हो जाता है कि मम्मी पापा को 6 महीना हम रखेंगे, मम्मी पापा को 6 महीने में हम रखेंगे। तो वो ऐसा कैजुअली देखने को मिलता है। ये जनरली मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसे आप अपने दिल पर मत लेना। तो उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा कि स्वर्मिंग में क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, मधुमक्खी इच्छा से अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ प्रजातियों को लेकर चली जाती है और वहां जाकर वो फिर से नए छत्ते का निर्माण कर देती है और आगे जाकर वही की वही प्रोसेस चलती रहती है। उसे तो हम क्या कहते हैं, स्वर्मिंग कहलाता है, ठीक है ना। अब एक प्रश्न यह आता है कि ये दोनों का, उम्मीद है आप दोनों का अर्थ समझ चुके होंगे कि एब्सकॉन्डिंग में क्या होता है, अचानक से किसी खतरे की घंटी बजी और खतरा आया और मधुमक्खियां छोड़ के चली गई। और इसमें क्या होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता। लेकिन अब बात करें कि मधुमक्खी जब ऐसी क्रिया होती है, एब्सकॉन्डिंग और प्रवास की होती है, तो इंटरनल प्रश्न ये भी आता है कि किस क्रिया के दौरान मधुमक्खियां फिर से लौट कर आएगी। किस क्रिया में, जो प्रश्न पूछ रहा है ध्यान से सुनना, कि किस क्रिया के दौरान मधुमक्खियां पुनः लौट कर आएगी। तो इन दोनों में से किस में आएगी, स्वर्मिंग में आएगी या फिर एब्सकॉन्डिंग में आएगी। तो किस में आएगी,
एब्सकॉन्डिंग में जो होगी मधुमक्खियां पुनः लौट कर आएगी, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। एब्सकॉन्डिंग में क्या होती है, तो मधुमक्खियां जो होती हैं, मधुमक्खी पुनः लौट कर आती हैं, पुनः लौट कर आती हैं, पुनः लौट कर आती हैं। और इसमें क्या होता है, पुनः लौट कर नहीं आती है, पुनः लौट कर नहीं आती है, पुनः लौट कर नहीं आती है। और एब्सकॉन्डिंग के अंदर जनरली मैंने अभी जो बताया उसमें क्या करते हैं हम, मधुमक्खी जिस पर लगी थी उस लकड़ी को तुरंत खींचा, मधुमक्खी उड़कर चली जाती है। टेम्परेरी तो चली जाती है, लेकिन कुछ समय बाद में आप लगभग 4 से 5 घंटे बाद में फिर उसी स्थान पर जाकर पुनः देखना है कि उसके जिस जगह पहले छत्ता लगा हुआ था उस जगह मधुमक्खियां पुनः एक बार लौट कर आती हैं कि कोई सदस्य रह गया तो उसको हम वापस से लेकर आए, या फिर अगर हमारा घर बनाया पहले से बनाया है तो उसको मैं वापस जाकर हम रहने लग जाए, तो मधुमक्खियां पुनः किस में लौट कर आती है, एब्सकॉन्डिंग में लौट कर आती है। ये हमें ध्यान रखना, ये मैं आपको अंतर भी बताते जा रहा हूँ, साथ साथ में दोनों में क्या अंतर आता है। हो सकता है कि एग्जाम के अंदर, थ्योरेटिकल एग्जाम में एब्सकॉन्डिंग और स्वेयरिंग में सीधा सीधा अंतर आ जाए, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ तक आया समझ में। अब हम देख लेते हैं, ये तो मैंने समझाने के आधार पर इनके प्रमुख कारण बता दिए। अब हम देखते हैं इनके वैज्ञानिक कारण क्या क्या होते हैं, कि अचानक से ये चली जाती है तो क्यों चली जाती है, किसकी वजह से चली जाती है, तो वो हम देखते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं वैज्ञानिक कारण। तो इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट जो रीजन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, नंबर फर्स्ट पर आ जाएगा तापमान का प्रभाव की वजह से, तापमान प्रभाव की वजह से, तापमान प्रभाव की वजह से। तापमान प्रभाव की वजह से क्या होगा, अचानक से हम बात करें, पहले ठंडा मौसम था और अचानक से सर्दी, या पहले ठंडा मौसम था फिर अचानक से हो सकता है सर्दी बढ़ गई, या फिर अचानक से तेज धूप आने लगे, तेज गर्मी बढ़ गई, तो वहां पर अगर गर्मी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है मधुमक्खियों को, तो वो क्या करके चली अचानक से छोड़ के चली जाती है अपना छत्ता, तो उसे हम ये एक कारक हो सकता है तापमान का प्रभाव। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट बात करें, इसके अतिरिक्त और क्या हो जाएगा, तो मानवीय प्रभाव। मानवीय प्रभाव मैंने आपको अभी बता ही दिया। मानव क्या करता है, उसको यार आज गांव में है तो यार शहद खाने की इच्छा होती है, चलते हैं यार शहद खा के आते हैं, तुरंत गए, तुरंत जहां पर लकड़ी, जिस जगह छत्ता लगा था तुरंत लकड़ी को खींचा, शहद निकाला, मधुमक्खियां एक तरफ, छत्ता एक तरफ और अपन एक तरफ, शहद खत्म, मधुमक्खियों का घर खत्म, सब कुछ खत्म। तो ये होता है मानवीय प्रभाव की वजह से भी क्या हो सकता है, हमारे एब्सकॉन्डिंग की क्रिया हो सकती है, ये हमें ध्यान रखना है। और कुछ पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी होती है, तो ये प्रमुख एब्सकॉन्डिंग के कारक होते हैं जो हमें ध्यान रखना है। इसकी परिभाषा समझ में आनी चाहिए कि अचानक से मधुमक्खी के द्वारा कोई सा खतरा महसूस किया जाता है तो उस छत्ते को छोड़कर अन्यत्र चली जाती है, उसे हम एब्सकॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। या फिर एक टर्म ये भी आता है कि मधुमक्खी के द्वारा खुद का छत्ता ही नष्ट कर देना क्या कहलाता है, एब्सकॉन्डिंग कहलाता है। ये हमें ध्यान रखना। यहाँ तक आया समझ में आया तो लाइक कर दो साथियों। उसके बाद में आता है स्वेर्मिंग। क्या आता है, स्वेर्मिंग। स्वेर्मिंग के क्या क्या कारण होते हैं, तो ये तो हम देख लिया कि इच्छा से जाना, पुनः लौट कर आना। इसमें पुनः लौट कर नहीं आते। जनरली देखा होगा कि गांवों में जब परिवार का विभाजन होता है तब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे फैमिली ऐसी होती हैं जो एक बार नए मकान में चले जाने के बाद में बहुत ही कम, रेयर चांस में 30 त्योहार पे ही पुराने वाले घर पर आते हैं। कैजुअली वो कभी कभी लौट कर आते हैं, बाकी वो उनकी इच्छा बहुत ही कम होती है पुराने वाले घर जाने। तो इसमें मधुमक्खियां जो होती है वो पुनः लौट कर नहीं आती हैं, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं स्वेर्मिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कि जो घर को छोड़कर ये जा रही है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला हो सकता है जो इनका जो छत्ता जो होता है, इनका जो छत्ता जो होता है उनमें क्या हो जाएगी, इनकी संख्या क्या हो जाएगी, अधिक बढ़ जाएगी। संख्या क्या हो जाएगी इनकी, अधिक बढ़ जाएगी। अब ये जो संख्या जो बढ़ती है किस किस की बढ़ सकती है, नर की बढ़ सकती है, रानी की बढ़ सकती है, और एक बढ़ सकती है श्रमी की संख्या बढ़ सकती है। अगर इन तीनों की संख्या बढ़ेगी तो ये इनमें से कुछ सदस्यों को लेकर अन्यत्र दूसरे जगह चली जाएगी। और क्या कारण हो सकता है, तो और हो सकता है और क्या हो सकता है, तो दूसरा हो जाएगा इनके अंदर जो प्रजनन की जो क्रिया है, प्रजनन क्रिया में वृद्धि, प्रजनन क्रिया में अगर वृद्धि होगी तो भी क्या होगा, प्रजनन क्रिया में वृद्धि होगी तो भी संख्या बढ़ेगी, तो उसकी वजह से भी ये अन्यत्र चली जाती है। नंबर थर्ड की बात करें, नंबर थर्ड हो जाएगा इसके अंदर पोषक तत्वों की कमी, या फिर हम कह सकते हैं पोषक तत्व या फिर खाद्य सामग्री की कमी। खाद्य सामग्री की कमी में क्या होता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और ये वाला कारण तो जनरली गांवों में भी देखने को मिल जाता है हमको। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट बात करें, इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है, पोषक तत्व के खाद्य सामग्री में कमी। और इसके अतिरिक्त हम बात करें रहने की जो जगह है, रहने की जगह में
कमी, तो ये ऐसे कई सारे कारण और होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है स्क्वायर में। कहने का अर्थ साथ ही है कि इन दोनों का आपको अर्थ समझ में आना चाहिए, उसके आधार पर आप स्वयं से बना सकते हो कि एक्स कोणी में क्या 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 चीजें हो सकती हैं और स्क्वायर में क्या चीजें नहीं हो सकती, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ तक आया समझ में? अगर आया तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में और कुछ जो शब्द हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब नेक्स्ट जो हमारे शब्द आता है वो आता है मधुमक्खी के छत्ते से संबंधित। मधुमक्खी के छत्ते से संबंधित यहाँ पर ये छत्ता शब्द आया ना, जिसमें संख्या अधिक हो जाती है, इनके बारे में देखते हैं। अब मधुमक्खी में जो छत्ता जो होता है वो दो प्रकार का छत्ता हो सकता है। नंबर तीसरा जो हमारा टर्म आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? छत्ता। कौन सा छत्ता आ जाएगा? मधुमक्खी के अंदर दो प्रकार के छत्ते होते हैं। एक तो होता है इसके अंदर प्राकृतिक छत्ता, और एक होता है कृत्रिम छत्ता, जिसका प्रयोग मानव के द्वारा किया जाता है, कृत्रिम छत्ता, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके अंदर प्राकृतिक छत्ता और कृत्रिम छत्ते की। यदि हम बात करें तो प्राकृतिक छत्ते में क्या होता है, जो प्राकृतिक जो छत्ता होगा जो स्वयं मधुमक्खी के द्वारा बनाया जाएगा, उस छत्ते को हम कोम्ब के नाम से जानते हैं। उस छत्ते को हम किस नाम से जानते हैं? कोम्ब के नाम से जानते हैं। उस छत्ते को हम कोम्ब के नाम से जानते हैं। तो ये भी टेक्निकल टर्म इंपोर्टेंट है कि कौन सा छत्ते को हम कोम्ब कहते हैं और कौन से छत्ते को हम हाइव के नाम से जानते हैं। जो प्राकृतिक छत्ता जो स्वयं मधुमक्खी के द्वारा बनाया जाएगा उसको हम कोम्ब के नाम से जानते हैं, और कृत्रिम छत्ते की बात करें, जो कृत्रिम छत्ता जो होगा उसको हम हाइव के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? हाइव के नाम से जानेंगे। तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया जो छत्ता होता है उसको हम कृत्रिम छत्ते के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक वैज्ञानिक निकल कर आता है, स्ट्रेंग थ्रोथ एक वैज्ञानिक आते हैं, उनके द्वारा सबसे पहले कृत्रिम छत्ते के बारे में बताया गया। तो उन वैज्ञानिकों के बारे में अभी हम देख लेते हैं। एक वैज्ञानिक आते हैं यूएसए में एक वैज्ञानिक हुए थे 1851 में। ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। यूएसए के अंदर एक 1851 में एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम है लैंग्स स्ट्रोथ। वैज्ञानिक का नाम इंपोर्टेंट है, लैंग्स स्ट्रोथ। क्या नाम है? लैंग्स स्ट्रोथ। इन्होंने सबसे पहले किसके बारे में बताया था? आर्टिफिशियल हाइव के बारे में बताया था। हाइव के बारे में बताया। ये जो मैं शब्द बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अगर पढ़ाई से संबंधित भी पढ़ोगे तो भी अच्छी बात है, और अगर हो सकता है भविष्य में कि आप पढ़ाई के प्रति आपका मन कम लगे और आपकी इच्छा हो कि हम मधुमक्खी पालन करें, तो आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी थ्योरेटिकल के रूप में मिल जाएगी। और जब आप इसका किसी फील्ड में परीक्षण करोगे तो आपको ये सारी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी इन सभी की, ठीक है ना। तो बात करें यहाँ पर कृत्रिम छत्ते के बारे में किसने बताया था? वैज्ञानिक का नाम इंपोर्टेंट है, लैंग्स स्ट्रोथ के द्वारा बताया गया था। कब बताया गया था? 1851 में। और किस देश में बताया था? यूएसए के अंदर बताया था। ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये वैज्ञानिक आए हैं लैंग्स स्ट्रोथ। इसके अलावा हम दो वैज्ञानिक और देख लेते हैं जो मधुमक्खी पालन से संबंधित आता है। तो हम बात करें यहाँ पर एक वैज्ञानिक आता है एएस अटवाल। वैज्ञानिक इंपोर्टेंट है एएस अटवाल की बात करें साथियों यहाँ पर, तो ये जो एएस अटवाल होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? भारतीय मधुमक्खी पालन का जनक कहा जाता है। भारतीय मधुमक्खी पालन का जनक। भारतीय मधुमक्खी पालन का जो जनक होता है वो कौन होते हैं? तो वो हो जाएंगे एएस अटवाल। और आर्टिफिशियल हाइव के बारे में किसने बताया था? लैंग्स स्ट्रोथ। एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है कार्न वॉर्म फिश। क्या नाम है? कार्न वॉर्म फिश एक वैज्ञानिक आते हैं। इन्होंने क्या बताया था? मधुमक्खी जो जनरली जो श्रमिक होते हैं वो जब अपने भोजन का पता लगाते हैं तो दो प्रकार का नृत्य करते हैं। एक होता है राउंड डांस और एक होता है वेगल डांस। इसमें से जो वेगल डांस जो होता है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? कार्न वॉर्म फिश ने बताया था। कार्न वॉर्म फिश ने क्या बताया था? वेगल नृत्य के बारे में बताया था। किसके कौन से नृत्य के बारे में बताया था? वेगल नृत्य के बारे में किसने बताया था? कार्न वॉर्म फिश ने बताया था। और इसी वजह से इनको 1973 में वेगल नृत्य के बारे में बताया था। इसी वजह से इनको 1973 में क्या मिला था? 1973 में इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। इनको क्या मिला था? 1973 में नोबेल पुरस्कार मिला था। उम्मीद है तीनों जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको यहाँ पे याद आ जाएंगे। आर्टिफिशियल हाइव के बारे में लैंग्स स्ट्रोथ ने बताया था। इंडियन
एपीकल्चर के जो फादर होते हैं वो कौन होते हैं, एएस अटवाल होते हैं। और जो वेगल नृत्य था उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, कार्ल वन फिश ने, और इनको 1973 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे 5 जो टेक्निकल टर्म थे मधुमक्खी पालन से वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर मैंने एक शब्द काम में लिया था। पहला हमने छत्ते के बारे में देखा था स्वेरिंग में कि छत्ते में जगह कम हो जाती है। अब हम देखते हैं इसके अंदर जो ये क्या करते हैं, प्रजनन की संख्या भी इनकी अधिक बढ़ जाती है। तो प्रजनन की संख्या अधिक क्यों बढ़ती है उसका कारण हम देख लेते हैं, ठीक है ना। वो कारण हम देख लेते हैं। अगर आप जब तक चीजों को आपस में रिलेट करके नहीं पढ़ोगे, अगर सेपरेट पढ़ोगे तब तक चीजें आपको बहुत मुश्किल से याद होगी। तो इसी कारण से जब भी कोई भी चीज पढ़ो तो उनको आपस में रिलेट करके पढ़ा करो कि इसके जैसा मिलता जुलता और कोई शब्द है या नहीं है। अगर इसके जैसा मिलता हुआ कोई शब्द है तो उससे आपको डबल फायदा होगा। एक तो आपके चीजें आपको अधिक समय तक याद रहेगी और साथ ही साथ में आपके समय की भी बचत होगी। एक बार हो सकता है कि हमें चीजों को रिलेट करने में 2 घंटे एक्स्ट्रा लगे, 3 घंटे एक्स्ट्रा लगे, लेकिन भविष्य की जो आपकी तैयारी होगी वो आपके बिल्कुल एक रणनीतिक साबित होगी। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला जो हमारा टेक्निकल टर्म आता है वो आता है इसके अंदर हनी फ्लो पीरियड। एक तो आता है हनी फ्लो पीरियड और एक आता है डेथ पीरियड। एक तो आता है कौन सा, हनी फ्लो पीरियड, और एक आता है डेथ पीरियड। इन दोनों के बारे में हमें ध्यान रखना है। इनके भी कई बार परिभाषा पूछ ली जाती है, हनी फ्लो पीरियड और डेथ पीरियड। इनकी यदि हम बात करें तो हनी फ्लो पीरियड किसे कहते हैं, जब जो हमारी जो मधुमक्खी जो होती है, जब बी को, जो मधुमक्खी है, जब बी को अच्छी मात्रा में पेड़ पौधे उपलब्ध हो, अच्छी मात्रा में पेड़ पौधे उपलब्ध हो, अच्छी मात्रा में पेड़ पौधे उपलब्ध हो, उस दशा को क्या कहा जाता है, हनी फ्लो पीरियड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हनी फ्लो पीरियड के नाम से जानते हैं। अब ये इसमें हनी फ्लो पीरियड में होता क्या है, तो जनरली ये इसके अंदर मधुमक्खियों का जो भोजन होता है वो हम सभी जानते हैं, पोलन होते हैं, परागकण होते हैं, ठीक है ना। जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मधुमक्खियां अपने टांगों में फ्लोरेजियल प्रकार की जो टांगें होती है उसमें परागकण को एक जगह से लेती है और उनकी जगह उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर देती है, और उसी के दौरान वो जो पुष्प जो होते हैं उनमें उपस्थित जो मकरंद होता है वो अपने चूस लेती है क्रॉप के अंदर और उसको छत्ते में ले जाकर उसको शहद में कन्वर्ट कर देती है। तो जब मधुमक्खी को अच्छी मात्रा में पेड़ पौधे उपलब्ध हो जाते हैं तो उसे हम कौन सा पीरियड कहते हैं, हनी फ्लो पीरियड। इसमें क्या होता है, तो मधुमक्खियां को अधिक मात्रा में पुष्प की आवश्यकता होती है, और जब जितना ज्यादा अधिक मात्रा में पुष्प दिखाई देगा, उनको पुष्प रहेंगे, उस पीरियड को किस नाम से जानते हैं, हनी फ्लो पीरियड के नाम से जानते हैं। और ये जनरली जो हनी फ्लो पीरियड होता है ये किस ऋतु में देखने को मिलता है, ये किस ऋतु में देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये किस ऋतु में देखने को मिलता है, एक तो हमको देखने को मिलता है ये सर्दी की जो हम फसलें लगाते हैं जैसे, या फिर हम कह सकते हैं रबी ऋतु की जो फसल होती है उसमें एक तो हमें हनी फ्लो पीरियड देखने को मिलता है, और एक हमें देखने को मिलता है ये हम वर्षा वाली जो फसलें लगाते हैं जिसको हम खरीफ ऋतु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, खरीफ ऋतु के नाम से जानते हैं। इन दोनों ऋतुओं के अंदर हमें क्या हनी फ्लो पीरियड देखने को मिलता है, और जनरली सबसे अधिक इन दोनों ऋतुओं की बात करें सबसे अधिक देखने को मिलता है हमें रबी वाली जो फसलें होती है उनका अंदर हनी फ्लो पीरियड देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें आपने देखा होगा जनरली जो हमारे ये टोंक वाला क्षेत्र हो गया, या फिर माधोपुर सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र हो गया, भरतपुर वाला जो क्षेत्र हो गया, यहाँ पर सरसों की पैदावार बहुत ही अधिक मात्रा में की जाती है। जहां तक नजर जाए वहां तक हमें सरसों के खेत ही दिखा देते हैं, और जब सरसों में जो फ्लावरिंग टाइम आती है तब जो सरसों के पीले फूल होते हैं वो दूर दूर तक जहां तक नजर जाते हैं वो हमारे केवल और केवल पीले फूल होते हैं। जितने ज्यादा फूल मधुमक्खी को उपलब्ध होंगे तो आपने कहीं जब आप गाँव में घूमने जाते हैं या फिर ऐसे कहीं टहलने जाते हैं तो जनरली जब सरसों के फूल दिखाई देते हैं तो आसपास की जो खाली जो जगह होती है, रोड के पास में जगह हो गए, कोई ऐसे नदी नाले के पास में जगह हो गए, तो वहां पर क्या किया जाता है, कृत्रिम रूप से मधुमक्खी का पालन किया जाता है। तो जो कृत्रिम रूप से मधुमक्खी का पालन किया जाता है सरसों के खेतों के आसपास, वही जो टाइम पीरियड होता है उसी टाइम पीरियड को हम किस नाम से जानते हैं, हनी फ्लो पीरियड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हनी फ्लो पीरियड के नाम से जानते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छी मात्रा में जब जितने ज्यादा पेड़ पौधे उपलब्ध रहेंगे उतने ही ज्यादा क्या होगा, परागण की क्रिया होगी और उतने ज्यादा हमें शहद की प्राप्ति होगी। तो ये एक हनी फ्लो पीरियड का टर्म होता है जो हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है डेथ पीरियड की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा कर देना है कि ऐसा समय
ऐसा समय जब जो मधुमक्खी जो होती है हमारी, मधुमक्खी को पेड़ पौधे उपलब्ध नहीं हो, पेड़ पौधे उपलब्ध नहीं होते हैं, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, डेथ पीरियड के नाम से जानते हैं। जैसे हम बात करें जो हमारी जो जायद की जो फसल होती है, फिर जो हम बात करें जो ग्रीष्म जो ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु, उसमें दूर दूर तक कोई पेड़ पौधा दिखाई नहीं देता है, तो उसमें उस पीरियड को क्या कहा जाता है, मधुमक्खियों की भाषा में उसको हम डेथ पीरियड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद है आप सभी को हनी फ्लो पीरियड और डेथ पीरियड का अर्थ भी समझ में आ गया होगा। और जो अभी का जो समय चल रहा है वो कौन सा समय चल रहा है, मधुमक्खियों के लिए डेथ पीरियड चल रहा है। यहाँ पर हमें जहां तक नजर जाए दूर दूर तक, वहां पर केवल और केवल हमें खाली खेती दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे बहुत ही कम दिखाई देते हैं। तो वो जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डेथ पीरियड के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ तक आता है मधुमक्खी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली यहाँ पर हमारे कंप्लीट होती है। एक दो शब्दावली और होती है जो उनसे भी कई बार छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उनको देख लेते हैं हम। एक आता है इसके अंदर सुपर सेड्योर, एक आता है इसके अंदर सुपर सेड्योर। सुपर सेड्योर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सुपर सेड्योर का जो शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है, सुपर सेड्यूल का शाब्दिक अर्थ होता है रानी की जगह पर पुत्री, रानी की जगह, जो रानी जो होती है, रानी की जगह पुत्री रानी द्वारा लेना क्या कहलाता है, उसे हम सुपर सेड्यूल कहते हैं। यानी कि किसी कारणवश जो रानी जो होती है वो अंडे देती है, हालांकि इसका जीवन चक्र रानी का 2 से 5 वर्ष होता है। अगर उस टाइम पीरियड के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तब उसकी जगह जो पुत्री रानी होती है वो ले लेती है, तो उसे हम सुपर सेड्यूल कहते हैं। या फिर अंडे देना बंद कर देती है तो इसको श्रमिक बाहर निकाल देते हैं, मार देते हैं, और उसकी जगह जो पुत्री रानी होती है उसको पालने लगते हैं, उसको रोज जेली खिलाते हैं और फिर वो प्रजनन करती है, नेचुरल फ्लाइट करती है, फिर अंडे देती है। तो इस कहने का शाब्दिक अर्थ है कि पुत्री रानी के द्वारा रानी की जगह ले लेना क्या कहलाता है, सुपर सेड्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है, सुपर सेड्यूल कहलाता है। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारे मधुमक्खी पालन से जो जितने भी महत्वपूर्ण शब्दावलियां होती है वो यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मधुमक्खी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी जो इंपोर्टेंट है, जो सीधे ही प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जो हमें ध्यान रखने, और साथ ही जो कॉलेज के अंदर जो परीक्षाएं होती है उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर वो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर देखते हैं प्रमुख तथ्यात्मक जानकारी देखते हैं, वो इंपोर्टेंट है जो हमें ध्यान रखनी है। प्रमुख तथ्यात्मक जानकारी, प्रमुख तथ्य, मधुमक्खी से संबंधित प्रमुख तथ्यों की बात करें यहाँ पर हम, तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा तथ्य आता है, स्टार्ट करते हैं हम मधुमक्खी। यहाँ पर हम मधुमक्खी की बात करें तो सबसे पहला आता है मधुमक्खी का भोजन क्या होता है। मधुमक्खी का भोजन क्या होता है, तो मधुमक्खी का जो भोजन होता है वो क्या होता है, तो पोलेन होता है। कौन होता है, पोलेन होता है। जो मैंने बताया था ना, जो स्वेर्मिंग की जो क्रिया होती है उसमें भोजन खाद्य पदार्थों की कमी हो जाती है, तब जितनी ज्यादा संख्या रहेगी उतनी ज्यादा उनको पोषण की आवश्यकता होगी, तो उनका जो मुख्य भोजन क्या होता है, पोलेन। यानी कि ऐसे मधुमक्खियां जिनको पोलेन कम प्राप्त होते हैं, परागकण कम प्राप्त होते हैं, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो मधुमक्खी का भोजन क्या होता है, पोलेन होता है। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर अगला बिंदु हो जाएगा हमारे मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने हेतु कौन सी क्रांति चलाई जाती है। जैसे आपने सुना होगा खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति को लॉन्च किया गया था, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति को लॉन्च किया गया था। उसी प्रकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति लॉन्च की गई थी, तो वो की गई थी स्वीट क्रांति। कौन सी क्रांति लॉन्च की गई थी, स्वीट क्रांति लॉन्च की गई थी। कौन सी क्रांति लॉन्च की गई थी, स्वीट क्रांति लॉन्च की गई थी। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट बात करें, जो मधुमक्खी जो होता है उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, उसका नाम आता है मधुमक्खी पालन अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मधुमक्खी पालन अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है,
20 मई को मनाया जाता है, जो जस्ट आने में है, 1 महीने बाद में आने में है, 20 मई को मनाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें यहाँ पर जो मधुमक्खी के लिए एक संस्था आती है, उस संस्था का नाम याद रखना है हमको, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन बोर्ड। कौन सी आती है? राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन बोर्ड, या फिर इसको हम कह सकते हैं नेशनल हनी बोर्ड के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? नेशनल हनी बोर्ड। नेशनल हनी बोर्ड की जो स्थापना की गई थी, नेशनल हनी बोर्ड, ठीक है ना। थोड़ी मेरी इंग्लिश वीक है तो थोड़ा उसको करेक्शन कर लेना। तो नेशनल हनी बोर्ड की बात करें तो नेशनल हनी बोर्ड की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 2000 के अंदर, वर्ष 2000 में इसकी स्थापना की जाती है। वर्ष 2000 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन इस दौरान इसमें कोई इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। इसी को देखते हुए वर्ष 2006 में इसकी पुनर्स्थापना की गई थी, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ तक है, उम्मीद है आप सभी को ये जो जानकारी मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रही होगी। प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत की बात करें तो भारत में जो मधुमक्खी पालन की शुरुआत, भारत में मधुमक्खी पालन की शुरुआत कब होती है? भारत में मधुमक्खी पालन की शुरुआत कब होती है? तब ये होती है 1882 में। कब होती है? 1882 में। और किस जगह होती है? तो ये बंगाल के अंदर होती है। कौन से किस स्टेट में होती है? बंगाल के अंदर होती है। ये मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल, उस समय जो बांग्लादेश है और जो हमारा वेस्ट बंगाल है और बिहार वाला जो क्षेत्र है वो उसको हम केवल और केवल बंगाल के नाम से जानते थे। उस समय इसका विभाजन नहीं हुआ था, तो ये ध्यान रखना है। 1882 में भारत में मधुमक्खी पालन की शुरुआत होती है अंग्रेजों के द्वारा, और कहां पर होती है? बंगाल के अंदर होती है। लेकिन इसके 2 वर्ष बाद ही 1884 में पंजाब में भी मधुमक्खी पालन स्टार्ट हो जाता है। पंजाब में भी क्या हो जाता है? मधुमक्खी पालन स्टार्ट हो जाता है। तो ये दोनों ये याद रखना, भारत में मधुमक्खी पालन की शुरुआत 1882 में बंगाल में हुई थी, और उसके 2 साल बाद में कहां पर स्टार्ट हो गया था? ये पंजाब में हो गया था। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। ये तथ्यात्मक जानकारी है। इसके अतिरिक्त और हम तथ्यात्मक जानकारी देखें तो जो मधुमक्खी पालन जो किया जाता है, उसके लिए राजस्थान सरकार ने मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक केवीके घोषित किया गया है। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 2022-23 का जो बजट था उसके अंदर एक केवीके अनाउंसमेंट किया गया था। उस केवीके का क्या नाम है? तो वो हो जाएगा मधुमक्खी पालन केवीके, जो कहां पर स्थित है? तो वो हो जाएगा सेवर भरतपुर। कहां पर स्थित है? सेवर भरतपुर में स्थित है। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। सेवर भरतपुर में स्थित है। कौन? मधुमक्खी पालन के लिए केवीके कहां स्थित है? तो सेवर भरतपुर में स्थित है। ये हमें ध्यान रखना है। ये मधुमक्खी पालन से संबंधित इसकी तथ्यात्मक जानकारी थी जो हमें ध्यान रखनी है। उम्मीद आप सभी को ये यहाँ तक का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। और भी जो भी तथ्यात्मक जानकारी होगी, एक सबसे इंपोर्टेंट जो तो बोल ही गए, एक ध्यान रखना, मधुमक्खी पालन मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी यहाँ पर मैं पहले से लिखा देता हूं, हालांकि इसका हम इंपोर्टेंस के अंदर भी पढ़ेंगे। मधुमक्खी का सर्वाधिक योगदान किसमें होता है? सर्वाधिक योगदान किसमें होता है? इसका जब हम इंपोर्टेंस पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि मधुमक्खी से लगभग 8 से 10 प्रोडक्ट हमें को प्राप्त होते हैं। तब उनमें से एक प्रोडक्ट आता है, हालांकि वो प्रोडक्ट तो नहीं होता है लेकिन वो हमें लाभदायक होता है। वो हमारे मधुमक्खी का सर्वाधिक योगदान किसमें होता है? तो परागण में होता है। किसमें होता है? परागण में होता है, जिसको हम पोलिनेशन के नाम से जानते हैं। पोलिनेशन की जो क्रिया होती है वो सर्वाधिक किसके माध्यम से होती है? वो मधुमक्खी के माध्यम से होती है। और ये परागण जो होता है पूरी पृथ्वी पर जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं, पूरी पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा में जो परागण की जो क्रिया होती है वो किसके माध्यम से होती है? मधुमक्खी के माध्यम से होती है। और जब किसी कीट के माध्यम से परागण की क्रिया होती है जब किसी कीट के माध्यम से परागण की क्रिया होती है तब उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम कीट परागण या फिर एंटोमोफिली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एंटोमोफिली के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हवा के माध्यम से होता है तो उस परागण को हम हवा
के हवा परागण या फिर एनिमोफिली के नाम से जानते हैं। तो कीटों के माध्यम से जब परागण होता है तो उसे हम एंटोमोफिली के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी का जो सर्वाधिक योगदान होता है वो किसमें होता है? परागण में होता है। टोटल पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में आते हैं, थेरोफाइटा में, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, किसी भी कैटेगरी के अंदर आए, उनमें से लगभग जितने भी प्रजातियां हैं जिनमें परागण की क्रिया होती है, लगभग 80 से 90% कौन करता है परागण? हमारा कौन करता है? मधुमक्खी करता है। इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, मधुमक्खी तो कर रही है, लेकिन परागण में जो मधुमक्खी की जो अलग अलग प्रजातियां होती हैं उनमें से कौन सी प्रजाति करती है, और उन प्रजातियों में मधुमक्खी एक सामाजिक कीट होता है, उस सामाजिक कीट में कौन सा सदस्य के द्वारा सबसे अधिक परागण किया जाता है, वो हमें ध्यान रखना है। तो बात करें परागण की जो क्रिया होती है वो कौन करता है? तो कौन करता है? श्रमिक करता है। किसके द्वारा किया जाता है? श्रमिक के द्वारा किया जाता है। जो मैंने आपको बताया था कि जो टांगे जो होती है वो किसमें पाई जाती हैं, किस प्रकार की होती है? फोरेजियल प्रकार की होती है। और वो जो टांगे जो होती है वो श्रमिक मधुमक्खी के अंदर पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? श्रमिक मधुमक्खी के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न एक साथ क्लियर होंगे हमारे। सर्वाधिक परागण किसके द्वारा? मधुमक्खी के द्वारा। किस प्रकार की मधुमक्खी के द्वारा? श्रमिक मधुमक्खी के द्वारा। और श्रमिक मधुमक्खी भी किसकी? जैसे अलग अलग प्रजातियां होती हैं, जैसे मान के एपिस डोर्सेटा हो गया, एपिस इंडिका हो गया, एपिस फ्लोरिया हो गया, एपिस मेलिकोना हो गया, एपिस मोलिफेरा हो गया। तो ये अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं। इनमें से किस प्रकार की प्रजाति का श्रमिक के माध्यम से होता है? तो ये होता है एपिस, किसके माध्यम से होता है? एपिस डोर्साटा के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होती है? एपिस डोर्साटा के माध्यम से होती है। ये हमने अंडरलाइन किया, वैज्ञानिक नाम होगा इसलिए। और इसको हम सामान्य भाषा में सारंग मधुमक्खी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सारंग मधुमक्खी के नाम से इसको हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सारंग मधुमक्खी के नाम से इसको हम जानते हैं। ये जो मधुमक्खी होती है दैत्य स्वभाव की होती है, इसका हम मधुमक्खी पालन नहीं कर सकते, इसीलिए देशांतर स्वभाव की होती है, यानी कि एक जगह टिकती नहीं है। थोड़ी देर यहाँ बैठी, थोड़ी देर उस तरफ चली गई, थोड़ी देर उस तरफ चली गई, ऐसे स्वभाव को हम क्या कहते हैं? देशांतर स्वभाव कहते हैं। और ये जो स्वभाव होता है किसमें पाया जाता है? सारंग मधुमक्खी में पाया जाता है। तो ये एक दूसरे थोड़ी थोड़ी देर में जगह बदलती रहती है। तो जितनी जगह बदलेगी तो अपने साथ में क्या परागण का भी ये इंटरचेंज करती रहेगी। तो परागण में सबसे अधिक जो योगदान देती है वो कौन सी मधुमक्खी देती है? सारंग मधुमक्खी, जिसका वैज्ञानिक नाम एपिस डोर्साटा है। ये आप जाकर हमारे इसकी तथ्यात्मक जानकारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। और अगर छोटी मोटी कोई भी तथ्यात्मक जानकारी अगर शेष बाकी रह गई होगी तो वो हम जैसे जैसे टॉपिक को कवर करेंगे आगे वाला उसके अंदर देखेंगे। तो इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम मधुमक्खियों की विभिन्न जो प्रजातियां हैं उनका एक सामान्य इंट्रो देखते हैं और उनसे जुड़े हुए जो भी प्रश्न है जो सीधे सीधे एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। उसके बाद में हम सेपरेट एक एक मधुमक्खी के बारे में, मधुमक्खी की जो प्रजातियां होती है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर, अगला जो हमारे अध्ययन का बिंदु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो अगला हमारा अध्ययन का बिंदु हो जाएगा इसके अंदर वो हो जाएगा मधुमक्खियों की प्रजातियां। क्या हो जाएगा? मधुमक्खी की प्रजातियां, मधुमक्खी की प्रजातियां। मधुमक्खी की यहाँ पर हम प्रजातियों की बात करें साथियों, तो ये जो प्रजातियां होती है इसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्योंकि अभी इनको पूरा विस्तार से बताऊंगा तो सेशन काफी लंबा हो जाएगा। अगला जो सेशन मिलेगा आपको इसी टॉपिक से मिलेगा, कंटिन्यूअसली मिल जाएगा, तो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करते हैं।